नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले हम एक ज्योग्राफी का 2 हिस्ट्री कर चुके हैं। धीमे धीमे हम कम से कम 20-20 सेट सभी सब्जेक्ट के, जैसे कि सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सेट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और वीडियोज़ मिल सकें। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे कि राकेश जी ने कहा है कि मैच उसको जो मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको मैचिंग कर दिया कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा उनको मिलाने की। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मानवतावादी भूगोल का लक्ष्य वस्तु है प्राप्त करना है, यानी कि व्यक्तिगत जीवन शैली, व्यक्तियों के अंतर व्यक्ति संबंध, मनुष्य को उसके पर्यावरण संदर्भ समझना, व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ अनुभव। आपके पास केवल हर एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय होगा, 3-4 सेकंड का, ताकि टाइम हमारा कम से कम लगे। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की जीवन शैली। नेक्स्ट है, आपको सम्मिलित करना है। अब देख लीजिए, और आपके पास जो ऑप्शन है वो इस प्रकार के ये हैं। तो आपका इसमें सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का चौथा पॉइंट हो जाएगा, बी का तीसरा, सी का आपका पहला, और जो बच गया क्षेत्रीय भूगोल आपका नंबर 2 कार्ल रिटर। नेक्स्ट है, फिर से आपको मेल करना है इंडोजेनेटिक फोर्स, वेदरिंग, माध्यमिक विस्थापन, ज्यूक्स लाइन। तो आपका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर का तीसरा, बी नंबर का चौथा, सी नंबर का पहला और डी नंबर का दूसरा। इस तरह से आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जियोग्राफी ऑफ पीस नामक पुस्तक में किसने समुद्री शक्तियों को महत्व देते हुए रिमलैंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, क्योंकि समुद्र शक्तियों में हॉटलैंड के चारों ओर रिम बनाने की योग्यता होती है। स्पाइकमैन, टूमैन, महान हॉसफर। तो सही आंसर आपका है स्पाइकमैन। मैकिंडर ने जिस आधार क्षेत्र पॉइंट एरिया की संकल्पना की ओर जिसे उसने केंद्रीय महत्व दिया वह निम्न में से क्या था? अरब सागर, उसके चारों ओर क्षेत्र, मध्य अफ्रीका, पश्चिम में वोल्गा क्षेत्र, नई दुनिया अर्थात अमेरिका का मध्य भाग। तो आपका सही आंसर होगा सी, पश्चिम में वोल्गा का क्षेत्र और पूर्व में साइबेरिया का क्षेत्र। नेक्स्ट आपका है, धूमकेतु सूर्य के चारों ओर सिर्फ लंबी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। कथन दूसरा, धूमकेतु जब सूर्य के निकट आता है तो उसकी पूंछ विकसित हो जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आपके पास ये ऑप्शन है, दोनों कथन सही हैं। कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण करता है। दोनों कथन सही हैं, किंतु कथन फर्स्ट का स्पष्टीकरण नहीं करता है। एक सही है, एक सत्य है, एक सत्य है, किंतु सेकंड सही है। तो जो आपका सही जो आंसर हो जाएगा इसके अंदर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों होता है कि जो धूमकेतु होता है, धूमकेतु हिम शीतलित गैसों से निर्मित होता है, एक चट्ट पदार्थ होता है। यह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमता रहता है। सूर्य से मिलने वाले ऊष्मा के कारण बर्फ पिघलकर एक पूंछ का निर्माण कर देती है। क्या बन जाती है? पूंछ टाइप की बन जाती है, और पूंछ का निर्माण करते हुए सूर्य के चारों ओर घूमती है। और यह जो इसको हम हेली पिछलधारा टाइप का होता है, तो ये जो पिछलधारा होता है ये क्षेत्र वर्ष बाद दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया था, इसको सूर्य विपरीत दिशा में ये दिखाई देता है और ये घूमता रहता है। नेक्स्ट आपका है, शुक्र ग्रह पर जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र के वायुमंडल में CO2 उच्च स्तर पर मौजूद है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है।
सही व्याख्या नहीं करता है, आर सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या करता है। निम्न में से किसको स्थलीय ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, शनि, यूरेनस, आप जानते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बुध, क्योंकि उनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। स्टार्टिंग के जो ग्रह होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। आपके पास इस चार आपके पास ऑप्शन है, दोनों सही हैं और आर एक सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको फिर से मैचिंग करनी है। औसत घनत्व पूछा हुआ है, बुध का कितना है, पृथ्वी का कितना है, बृहस्पति का कितना है और अरुण का कितना है। तो इसका सही जो आंसर होगा, ये सबके सामने सही बिल्कुल दिए गए हैं, ये मैचिंग हो जाएगी आपकी और यहाँ आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। आकार में भार में पृथ्वी समानता होने के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी वगैरह के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो शुक्र ग्रह को ग्रीस के सौंदर्य के देवता के उपनाम से भी जाना जाता है। इस वाले को क्या कहते हैं? ग्रीस का देवता भी कहा जाता है। आकार और भार में पृथ्वी के एकदम समान होता है ये, इसमें समानता होने के कारण कभी कभी इसकी पृथ्वी की बहन और सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय देखने के कारण से शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। ऐसा नहीं कि सूर्य ज़्यादा चमकीला होगा, सूर्य पास में वो बुध पास में होगा ज़्यादा चमकीला होगा, नहीं। सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो आपका शुक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है? गैनीमेड, कैलिस्टो, ईओ, टिटॉन। तो आपने लगा लिया होगा, सही आंसर आपका हो जाएगा टिटॉन। नेक्स्ट है, पी भूकंप की पी तरंगें ठोस, गैस, द्रव तीनों माध्यमों को गुजरती हैं। अभी एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट में वाला क्वेश्चन किया है। ध्वनि के समान इन तरंगों का घर्षण वेग से होता है। आपके पास जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे आपके पास ए और आर दोनों सही हैं, सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इस तरह से दिया गया है। तो अगर हम इसको देखें तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या ये करता है। तो भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती है, आपको बताया गया था। पी, एस और एल तरंगें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पी, एस और एल 3 तरह की तरंगें पाई जाती हैं। ध्वनि के समान संचरण वेग होने के कारण पी तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों में अवस्थाओं में चल सकती हैं। सिस्मोग्राफ पर सर्वप्रथम पी तरंगों का ही अंकन किया जाता है। चलिए, भूकंप संबंध निम्न में कथनों पर विचार करें। पी तरंग की उत्पत्ति के बाद एस तरंग का अवयव होता है। एस तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती है। और आपके पास ये ऑप्शन है, केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही, दोनों गलत हैं। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं कि एस तरंगें जो होती हैं वो केवल ठोस में ही गुजर सकती हैं। नेक्स्ट है, महासागरों में भूपटल की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महाद्वीपीय भूपटल भारी चट्टानों से बनी है। और आपके पास ये ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, दोनों सही हैं किंतु सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन फिर से कथन निष्कर्ष वाला है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। नीचे की ओर बढ़ने पर तापमान की अपेक्षा दाब अधिक हो जाता है। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है और आर एक सही व्याख्या करता है। अगला है मोहेरोविसिस असंबद्धता क्या है? मोहेरोविसिस असंबद्धता क्या है? क्रस्ट मंडल के बीच की सीमा, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच की सीमा, बाह्य क्रोट आंतरिक क्रोट के बीच की सीमा, या कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र। डालमा क्षेत्र को भारत का प्राचीनतम ज्वालामुखी क्षेत्र कहा गया है। यह क्षेत्र निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध जो है वो आपका झारखंड से है। हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर है डालमा क्षेत्र। फिर से आपको यहाँ पर मैच करना है। स्ट्राम्बोली तो ये सही है, लिपारी द्वीप, क्राकोतोआ इंडोनेशिया, चिम्बाराजो इक्वाडोर, माउंट ताल फिलीपींस। इसका मतलब ये है कि इसका पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अंतर्जात बल के कारण अत्यधिक संपीड़न से बलन की एक भुजा दूसरी भुजा पर उलट जाती है तो किस प्रकार के बलन का निर्माण होता है? प्रतिबलन, समन्वित बलन, असमन्वित बलन, श्यान बलन। तो सही जो आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रतिवलन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आपके 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? उसको अंतर्जात बल कहा जाता है। पृथ्वी के इन आंतरिक बलों के द्वारा भूपटलीय चट्टानों में संपीड़न, जब यहाँ पे ये चलती बल जब उसको फोर्स लगता है तो चट्टानें जो होती हैं संपीड़न के कारण लहरनुमा मोड़ या बलन पड़ जाता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर जब फोर्स लगता है तो तेजी से तो उसमें के अंदर दरार सी बलन पड़ जाता है। बलन जनित इस स्थलाकृतियों से मोड़दार या बलित पर्वत का निर्माण हो जाता है। वे बलन कई प्रकार के होते हैं, जैसे सममित बलन हो गया, असममित बलन हो गया, समकर्ण बलन हो गया, है ना, श्यान बलन हो गया, प्रतिबलन हो गया, आदि कई सारे होते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा प्रतिबलन। नेक्स्ट है, जब किसी भूभाग में पाए जाने वाले समानांतर भ्रंश के सभी भ्रंश तलों की ढल की दिशा समान हो तो उसे किस ढाल के नाम से जाना जाता है? सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सोपानी भ्रंश और पार्श्विक भ्रंश। और यहाँ आपके लिए 1 सेकेंड, और ये जो होगा तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सोपानी भ्रंश। फिर से आपको मिलान करना है। ब्राउनी प्रपात, इंगा प्रपात, टोगोला प्रपात, बिनु फांसन प्रपात। तो मैं लगा दूँ तो यहाँ पहले का आपका ये न्यूजीलैंड हो जाएगा ब्राउनी, दूसरा भी वहीं में हो जाएगा बिनु फांसन प्रपात निर्माण, और टोगोला जो हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा, और इंगा प्रपात आपका कांगो में हो जाएगा। तो आपका सही इस तरह से आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अंतर्वर्ती पठार नहीं है? तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, पैटागोनिया का पठार। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया का पठार यानी कि अंतर पर्वतीय पठार चारों ओर से ऐसे पर्वतों द्वारा घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार और पेरू का पठार अंतर पर्वतीय पठार हैं। दक्षिण अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार पर्वतीय पठार हैं, और पर्वतपदीय पठार पर्वत से सटी हुई विस्तृत सीमा रेखा के आसपास ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कैप बर्ड ज्वालामुखी निम्न में से कहाँ अवस्थित होता है या कहाँ अवस्थित है? ये जो अवस्थित है ये है आपका अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है। नेक्स्ट है, जब अति शीतल वायु की सतह के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्न में से कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? आपका ऑप्शन है प्रशांत मौसम, हिमपात, तूफान, चक्रवात, गहन वर्षा और मेल। और आपके यहाँ सही जो आंसर होंगे वो हो जाएंगे आपके 3 और
4। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठों से ऊपर की ओर सही विन्यास है? आपके पास ये 4 ऑप्शन, आप इसको देख लीजिए। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभमंडल, समतापमंडल, थर्मोस्फीयर। एक गर्म उष्ण दिवस में खुले तालाब का पानी ठंडा रहता है। गर्म होने पर पानी बाष्पीकृत हो जाता है और ताप ऊर्जा गुप्त ऊष्मा में बदल जाता है। आपके पास ये ऑप्शन है, दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है और उसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सही हैं लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से संबंधित है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, समतापमंडल। तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समतापमंडल। कथन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु जिम्मेदार है। या कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है और विकिरण के लिए पारदर्शी, सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपका हो जाएगा ए और आर सही है और उसकी व्याख्या करता है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी अधिकतम सीमा 8 से 18 किलोमीटर है। क्षोभमंडल की ऊंचाई में ऋतु परिवर्तन हुआ करता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपने ये आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें। मौसम की प्राय सभी घटनाएं क्षोभमंडल में घटित होती हैं। क्षोभ सीमा में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हम इससे पहले वाले सेट में इसको कर चुके हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। यानी कि सारी मौसमी घटनाएं जितनी भी होती हैं, बादल का फटना, वर्षा का होना, बिजली कड़कना, सब क्षोभमंडल में होता है। और इसके ऊपर एक क्षोभ सीमा पाई जाती है, इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। इसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं। ये क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच में पाई जाती है। तो यहाँ पर मौसमी परिवर्तन स्थगित हो जाते हैं। सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो आपकी क्षोभमंडल में पाई जाती हैं। ऐसी पवनें जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं और किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जानी जाती हैं आपकी सन्मार्गी पवनें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोड के माध्यम से कथनों पर विचार कीजिए। सन्मार्गी पवनें उत्तर भारत गोलार्ध में दोनों ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे और यहाँ आपके ऑप्शन है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपके दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, रूस एवं मध्यवर्ती एशिया में प्रभावित होने वाली उत्तरी पूर्वी पवन को बुरान कहा जाता है। शीतकाल में हिमकणों से युक्त इस बुरान को किस नाम से जाना जाता है? बोरा, पेम्परा, जोरान, पुरगा। तो सही आंसर जो होगा वो जाएगा आपका पुरवा। नेक्स्ट है, रॉप्सी धारा क्या है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्पण करते हुए चलने वाली जेट धारा। वर्षण के फलस्वरूप हिमकणों की वर्षा हिमपात कहलाती है। जब संघनन जमाव बिंदु से नीचे होता है तो वाष्प से हिम के छोटे छोटे कण बनते हैं और आपस में मिलकर हिमपात करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन। आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या करता है। संबंधी धारा के संघनन में निर्मित काले कपासी वर्षा मेघ किस प्रकार वर्षा करते हैं? सामान्य वर्षा, घनघोर वर्षा,
फुहार वर्षा या मध्यम वर्षा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनघोर वर्षा भूपृष्ठ के अधिक गर्म होने से उसके संपर्क में आने वाली पवनें गर्म होकर ऊपर की ओर उठना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि हल्की होती हैं, जिससे संवहनी धारा का निर्माण हो जाता है। ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात ऐसी संवहनी धाराएं संतृप्त होने पर संघनन के द्वारा काले कपाची मेघ का निर्माण करना स्टार्ट कर देती हैं, जिससे कि पूरे वायुमंडल में उधर कपासी निर्माण हो जाते हैं, जिससे घनघोर वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है, जो बहुत तेजी से होती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सही है? बेंगुला धारा। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी तट से नीचे बहती है। उत्तर अटलांटिक अपवाह के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही है? ये आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। सही आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2। फिर से आपको सम्मिलित करना है। पाक जल संधि किसके बीच में है? तो ये मनरेगा खाड़ी के बीच में है। ये भी यहीं पर है, नॉर्थ चैनल कैरिबियन सागर। ये भी, यानी कि तीसरा यहाँ हो जाएगा और चौथा यहाँ हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 आपका आंसर सही है। फिर से आपको यहाँ पर मिलान करना है। माकास्कार जल संधि, इंडोनेशिया, मैगलन जल संधि, चिली, मैक्सिन जल संधि, इटली, मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया और मलेशिया। हेक तट कहाँ पाई जाती है? जर्मनी, इटली, पश्चिमी स्पेन, नॉर्वे। तो ये जो है पाई जाती है आपकी जर्मनी में। नेक्स्ट है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित स्थानिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? हैरिस, न्यूटन, एरी, हिल। तो ये हैरिस द्वारा किया गया। सागरीय जल की गहराई में रहने वाले जंतु निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जाएगा नेक्टन समुदाय। सागरीय जल की गहराई में रहने वाले जंतु निम्न में से किन से होते हैं? जंतु प्लैंकटन, पेलाजिक मछलियाँ, सागर तन की मछलियाँ। इसमें सही जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए 2 और 3। नेक्स्ट है, पूर्णमासी एवं अमावस्या के दिन आयाभृत ज्वार सामान्य दिनों की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचा होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति के द्वारा समुद्र का अधिक जल आकर्षित हो जाता है। आपके पास जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं। सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए और आर सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करें तो इसकी, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी सड़क रेखा में एक रेखा में होते हैं, इस तरह से एक जब रेखा में होते हैं, तो सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति द्वारा समुद्र का अधिक जल आकर्षित होता है। इस प्रकार की स्थिति पूर्णिमा के दिन होती। कब होती है? ये जो स्थिति पैदा होती है वो पूर्णिमा के दिन एवं अमावस्या के दिन आती है। इन दिनों आया ज्वार सामान्य दिनों के आए ज्वार या आए बड़े ज्वार से 20% अधिक ऊंचा माना जाता है या होता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति में आ जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को यहाँ पर युति कहा जाता है। क्या? युति। महासागरीय तरंग सुरंग की ऊंचाई अधिक हो जाने पर टूटकर आगे गिरता है तथा तट की ओर चलता है। इस टूटी हुई जल तरंग को किस नाम से जाना जाता है? ये जो होता है ये सभी के नाम से ब्रेकर भी कहते हैं, सर्प भी कहते हैं, श्वास भी कहते हैं। महासागरीय तरंगें सतह की दोलनयान गति है। महासागरीय तरंगों की वजह से महासागरीय जल स्तर नीचा या ऊंचा होता है, परंतु अपने स्थान से बहकर
अन्य स्थान पर नहीं जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए आज की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपके सामने ये दो ऑप्शन हैं। सही आंसर आपको हो जाएगा एक और दो दोनों। उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने त्रिकोणीय रंगीन दीवारों से बना मानव आवास किस नाम से जाना जाता है? इसको इजवा कहते हैं। फिर से हम मैच करना है। काल मुख ये मध्य एशिया में, लाई म्यांमार में, शेमांग मलेशिया में, अफरीदी पाकिस्तान में जातियाँ पाई जाती हैं। दक्षिण भारत की टोडा एवं कदार प्रजातियां निम्न में से किस शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये जो करती हैं, ये करती हैं ऑस्ट्रेलाइट। उपोष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के कौन से वृक्ष उत्तम प्रकार के चर्म शोधक प्रदान करते हैं? ये जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 2 3 सुमेक चाकू। नेक्स्ट है, फिर से आपको यहाँ सम्मिलित करना है। रोका कृषि को कहा जाता है ब्राज़ील में, चेतोमिनी ये युगांडा में, तुंगिया म्यांमार में और कैनिंग फिलीपींस को जाना जाता है। निम्नलिखित जल विद्युत उत्पादक देशों का सही आरोही क्रम क्या है? सही आरोही क्रम आपको हो जाएगा जापान, रूस, यूएसए और चीन। ग्रैंड कुली जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस देश में अवस्थित है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न कथनों पर विचार करके कूट की सहायता से सही कथनों को कीजिए। चीन विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश है। चीन विश्व के कुल जल विद्युत का 8% उत्पादन करता है। एशिया का 34% विद्युत उत्पादन 3 गार्जेंस डैम अवस्थित है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है, लिग्नाइट कोयलाए में भारत का अंश कितना पाया जाता है? एंथ्रासाइट बिटुमिनस की तुलना में इसका निर्माण बाद होने का इसका वनस्पतिक अंश अधिक होता है। सही आंसर ए और आर सही है। आर एक से व्याख्या करता है। एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने दोनों ऑप्शन दिए गए हैं और दो आपके सामने ऑप्शन हैं। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। विश्व की सर्वाधिक हेलीवेट मछली निम्न में से किस मत्स्य क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण प्रशांत पेरू तट, पश्चिमी महासागरीय तट, प्रशांत महासागरीय तट, उत्तर पूर्व अटलांटिक महासागरीय तट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियोस आपको मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। राकेश जी अगर और कुछ देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, उसको भी कोशिश की जाएगी।